गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। तो आइए आज हम यूटेट 2026 में मैथ्स के सिलेबस से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिमेट्री यानी कि सममिति। सममिति में हम क्या पढ़ते हैं? हम दो लाइंस का स्टडी करते हैं मेनली, जैसे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और भी प्रकार की लाइंस होती है, ठीक है, लेकिन मेनली इसका हम नाम बोल रहा हूँ कि बाकी और भी लाइंस इसमें यूज होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि सममिति क्या होता है यानी सिमेट्री क्या होती है? जब किसी भी ज्यामितीय आकृति यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स में कोई लाइन इस प्रकार से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाए कि उसके ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट में जो दो पार्ट्स बने वो दोनों एक दूसरे के जैसे हों, यानी कि सेम पार्ट्स बने। यानी कि अगर एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रखा जाए तो वो ओवरलैप कर जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक लाइन है, ऐसे खींचिए, मैंने क्या करा, इसको यहाँ से बीच से कट करा इस जगह से। तो मेरे पास अगर जो ऊपर का हिस्सा है वो ऐसे बच गया और नीचे का हिस्सा जो है वो ऐसे बच गया, ठीक है। दोनों हिस्से मेरे पास क्या बच गए? एक जैसे बच गए। तो जो ये लाइन खींची गई है येलो कलर से, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ज्यामितीय आकृति में हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और प्रकार के लाइंस भी यूज करेंगे, लेकिन एबीसीडी के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें मेनली हम दो ही लाइंस का यूज करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जैसे अल्फाबेट ओ है उसमें अलग अलग टाइप्स की यूज करेंगे। तो आइए समझते हैं, पहले जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहले नंबर पे अगर इसकी मैं आप सिंपल सी बात बताऊं, स्क्वायर करता हूं। सबसे पहले मैं लेता हूं वर्ग को। वर्ग में समझते कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी कि वर्ग यानी कि स्क्वायर में। वर्ग में देखो, वर्ग इस तरह से बनता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर मैं इसको काटूं, पहला भाई मैं ऐसे कट कर सकता हूं, उठा के ऐसे डालूंगा तो बिल्कुल फोल्ड हो जाएगा एक के ऊपर एक। दूसरा मैं ऐसे भी कट कर सकता हूं, ऐसे कट कर सकता हूं, ऐसे को उठा के डालू तो भी फोल्ड हो जाएगा। तीसरा मैं इसको ऐसे नहीं बना हुआ स्क्वायर, तीसरा ध्यान से देखो, तीसरा मैं इसको ऐसे भी कट कर सकता हूं डायगोनल्स के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ये इसके ऊपर आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी कट कर सकता हूं, बिल्कुल ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा। यानी कि मैंने देखा, मैं इसको कट करने के कई तरीके हैं मेरे पास। ये डायगोनल वाला तरीका भी है, ऐसे भी है और ऐसे भी है। तो कितने प्रकार से लाइन होगी देखो, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई, चार हो गई ना। अब ये तो इसी का हिस्सा है, ऊपर वाले का हिस्सा है ना, ये इसका हिस्सा है, दूसरे वाले का, ये तीसरे वाले का, ये चौथे वाले का। तो स्क्वायर को इन्हीं चार जगहों से कट करने पर इसके दोनों हिस्से एक जैसे बचते हैं। इसके अलावा इसको कहीं और से कट करोगे दोनों हिस्से एक जैसे नहीं बचेंगे। तो इन्हीं चार लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। समझ आया आपको लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर? कितनी होती है? 4 होती है। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? मेनली इसको याद इस तरह से कर सकते हो, जिस आकृति में भुजाओं की संख्या या नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या जितनी बराबर होती है उसमें उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी कि कोई भी ज्यामितीय आकृति है उसके अंदर जितनी भुजाएं समान होगी उतनी उसके अंदर कितनी क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो स्क्वायर की 4 साइड बराबर होती है, इसलिए इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी है? 4 ही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसके अंदर एक थोड़ा सा छोटा सा एक अपवाद है, इसके अंदर एक छोटा सा अपवाद समझ लो आप। वो क्या है? वो है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है वो? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ये टी है, थोड़ा सा डिजाइन में बन गया ज़्यादा ही। असल ट्राइंगल है, अरे यार ट्राइंगल के फिर स्पेलिंग मिस्टेक। आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्लियर यहाँ पर। तो जो ये समद्विभाव त्रिभुज होता है इसमें दो लाइनें बराबर होती है, समद्विभाव, बट इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाती है, एक होती है, ठीक है। तो इसको मैं आगे बता दूंगा आपसे कैसे कैसे ड्रॉ की जाएगी, ठीक है। 1 मिनट का समय दीजिए, ठीक है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया था कि अपवाद क्या है, समद्विभाव त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो भुजाएं बराबर होती है बट उसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो एक होती है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ आया आशा है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्लियर है यहाँ तक। तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है किसकी, और क्या बच गया, स्क्वायर हो गया। इसके बाद बारी आती है रेक्टेंगल की, ले लेते हैं। देखो अब रेक्टेंगल की जो बारी आती है यानी आयत की जो बारी आती है, आयत में समझते हैं, आयत यानी कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ले लो, इस तरफ ले लेता हूं मैं रोम्बस। रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। क्लियर है। दोनों की मैं आकृति बना देता हूं, कैसी है देखने में। आयत होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई आपस में बराबर, चौड़ाई आपस में बराबर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। रोम्बस बनता है इस तरीके से, मान लो। बनाने के अलग अलग तरीके हैं, इसकी ऑल साइड इक्वल होती है। ये थोड़ा सा लंबा बन गया नीचे से, काइट जैसा लग रहा है देखने में। इसकी चारों साइड बराबर है। अब बात आती है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री की। देखो इसको मैं कैसे कट कर सकता हूं, इसको ऐसे, दूसरा ऐसे, 1 2। क्या इसके अलावा मैं इसको कहीं और से कट कर सकता हूं? मान लो आपका मन कर, आप कह रहे हो मैं डायगोनल से कट करूंगा सर। अगर आप डायगोनल से कट करोगे तो अब देखो ये हिस्सा जब ऐसे फोल्ड करोगे तो इसके ऊपर नहीं आएगा, या ये हिस्सा इधर को डालोगे तो इसके ऊपर नहीं आएगा। क्लियर है, समझ गए। तो डायगोनल से कट नहीं होने वाला, आया समझ। इसके बाद रोम्बस में बारी आती है। रोम्बस को आप ऐसे कट करोगे, एक ये वाला तरीका हो गया, एक ये वाला तरीका हो गया। जब ऐसे वर्टिकली कट करोगे तो ऐसे फोल्ड हो जाएगा भाई, जब ये हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो ऐसे फोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा इसे कहीं से काटोगे ये फोल्ड नहीं होने वाला। तो दो, एक और एक, 2 हो गए इसमें। अब आप याद कैसे रखोगे, जिसमें आर आ जाए, जिसमें मेनली आ रहा है, जिसमें आ रहा है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 2 हो गई मेनली। तो रोम्बस में और आयत में देखो आर और आर, जिसमें आर आ रहा है ये समझ लो, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 2 हो जाएगी मेनली। क्लियर है। अब बात आती है आगे, क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि एक ऐसी ज्योमेट्रिकल आकृति बताओ जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बट उसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो होता है आयत। देखो आयत, देखो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है और ईच एंगल 90 डिग्री भी है भाई, तो उसका आंसर हो जाता है आयत। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रखा है। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में तो भाई 90 डिग्री नहीं होता। अगर रोम्बस का ईच एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये तो वर्ग बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा उस केस में। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। तो 2 इसमें होती है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल
= तो दोनों में कितनी कितनी होती है भाई, 2 इसमें होती है और 2 इसमें होती है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आइए आगे चलते हैं। इसके बाद बारी आती है समांतर चतुर्भुज की। किसकी बारी आती है? समांतर चतुर्भुज। समांतर, ये पहले काइट ले लेते हैं यार, काइट को भी देख लेते हैं। काइट यानी पतंग। पतंग यानी कि काइट। अब काइट के बारे में समझते हैं। काइट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? काइट ऐसे बनती है, ठीक है। इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है वो आपस में इक्वल होती है, जैसे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। चारों साइड बराबर नहीं होती, ठीक है। अब बात आती है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है काइट में। अब देखो, अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो ऐसे फोल्ड होगी, बट ऐसे काटोगे तो ये फोल्ड नहीं होगी। देखो, इसको सिर्फ आप ऐसे कट कर सकते हो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे को वो छोटी, सॉरी, इसको आप ऐसे कट नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे कट कर सकते हो। मैं यहाँ बना देता हूँ पहले दोबारा से। ये ऐसे ले लो, थोड़ा लंबा ही ले लो। इसको पता है कैसे कट कर सकते हो? इसको एक ही तरीका आपके पास कट करने का, ये वाला, ये वाला। इसको आप ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये ऐसे कट करोगे अगर आप इसको, देखो ध्यान से देखो, इतनी ज़्यादा ही लंबी हो गई। इसको अगर आप ऐसे कट करोगे बाई चांस, अब देखो ये साइड जब इसके ऊपर आएगा यहीं तक टपेगा, इसका मुंह पूरा नहीं ढकेगा। तो बस ये, इससे हमें ये आइडिया लग गया कि जो काइट होती है इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है भाई? कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। 0 1 1 लिख देता हूँ खाली, 1 होती है। क्लियर? और वो भी कौन सी है? वर्टिकली होती है, ठीक है, खड़ी लाइन होती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो भाई, कोई काइट होती है, काइट में डोरियाँ कितनी होती है? पतंग, एक ही धागा तो होता है जो आदमी उड़ा रहा होता है, ठीक है, ये पकड़ रखा है ना, एक ही डोरी से तो उड़ाते हैं पतंग को। ये पतंग की पूंछ हो गई भाई। पतंग की डोरियाँ कितनी होती है उड़ाने की? एक डोरी होती है, इसलिए इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होती है? एक ही होती है, ठीक है। तो समझ आया आपको ये? तो दूसरा ये अब समझते हैं पैरेललोग्राम। इधर समझते हैं आप नंबर 2 पे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? पहले इसकी हमें आकृति पता हो भाई। आकृति बनता कैसे पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम बनता है इस तरीके से। इसके लिए तो हमारे पास पहली वाली ट्रिक काम आ जाएगी। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब मेरा मन करा इसको कट करता हूँ, मैं इधर से कट करता हूँ तो भी इसके ऊपर फोल्ड नहीं हो रहा, इधर से कट करता हूँ तो भी ऐसे फोल्ड नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो रहा? ये कॉर्नर ज़्यादा लंबा है, ये थोड़ा सा लाइन ऐसे कोई टेढ़े में कोई, इसके ऊपर ऐसे फोल्ड नहीं होगा। ये थोड़ा सा हिस्सा बाहर चला जाएगा इसके, और यह हिस्सा अंदर आएगा इसके। मेरा मन करा मैं इसको ऐसे काट के देखता हूँ, ऐसे काटा तो ये हिस्सा थोड़ा बाहर को है, ये थोड़ा ज़्यादा आगे चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये पूरा नहीं ढकेगा, ऐसा आएगा ना जैसे ऐसे ऐसे को आएगा थोड़ा टेढ़ा, ये मतलब पूरा नहीं। देखो यहाँ से कम है ना, ऊपर से थोड़ा बाहर को है ये, देखो यहाँ ऐसे को जा रहा है, तो जैसे आप यहाँ से कट करो तो ऐसे को आएगा, टेढ़े में को आएगा, मतलब उसके ऊपर प्रॉपरली फोल्ड नहीं होगा। इसलिए इसको कहीं से भी काटोगे आप, ये पूरे के पूरा ओवरलैप नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करूँ तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री, वो होती है 0। देखो जितना बड़ा नाम है लाइन ऑफ सिमेट्री उतनी ही कम है। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज वो कितनी है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि इसको कट करने भी ये ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो 0 होती है। समझ आया यहाँ तक? अब थोड़ा सा चलते हैं त्रिभुजों की तरफ।
अब चलते हैं त्रिभुज की तरफ। अब चलते हैं भाई हम त्रिभुज देखते हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये अब हमने क्या पढ़ा था, मीडियन क्या होता है? मीडियन किसी ट्रायंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है मेनली। मैं यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री टच करता हूं, डालता हूं, समझ लो, एक ऐसे डाली तो देखो ये हिस्सा इसके बराबर है, सारी भुजाएं बराबर है, तीनों बराबर हैं, तो ये हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा। पहली चीज, मैं इसको ऐसे काटता हूं, बिल्कुल, तो भी ये देखो यहां से कटेगा, तो कैसे होगा ये, कैसे आएगा फोल्ड? हाँ, तो आ तो रहा है, देखो जैसे यहां से कट करोगे ये हिस्सा यहां चला जाएगा और ये हिस्सा इस लाइन के ऊपर है, बिल्कुल सही तरीके से कटा। तीसरा, आप इसको ऐसे काट सकते हो, बस ये हिस्सा ऐसे आ जाएगा इसके ऊपर। क्लियर? देखो यहां से कट करोगे जब इस लाइन से, तो ऊपर वाला हिस्सा जब इसके ऊपर फोल्ड होगा तो ये कॉर्नर चला जाएगा यहाँ पे और ये बाकी हिस्सा आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो मीडियन होता है किसी ट्रायंगल का, वो उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। मीडियन क्या है? सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया लाइन होती है, ठीक है, जो उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक जैसा बचेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला एक जैसा हिस्सा बचता है, तो 3 मीडियन डाल सकते हैं हम समबाहु त्रिभुज पे। ठीक है, मेनली क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी हो जाती है, इसमें अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है इसके अंदर, सिमेट्री, क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं, देखो पहली वाली इसकी भुजाएं तीनों बराबर होती है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसे बनता है, इसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। दो भुजाएं इसकी क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है, दो भुजाएं क्या रहती है इसकी? आपस में बराबर रहती है। तो मान लो ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसको सिर्फ मैं ऐसे ही तो कट कर सकता हूँ, ऐसे ही काट सकता हूँ भाई इसको, ये वाला ऐसे इसके ऊपर। आप कह रहे हो ऐसे काटो, तो ऐसे काटो तो ये भुजा तो इसके बराबर थी, लेकिन इसके बराबर तो नहीं थी ना नीचे वाले की। देखो आप कह रहे हो सर इसको ऐसे ना काट के आप ऐसे काटो, आपने कहा सर ये भुजा इसके बराबर है, बट आप इसको ऐसे कट करके देखो एक बार। अब देखो जब मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो ये वाली साइड, देखो ये साइड तो इसके आधे के ऊपर आ जाएगी, ये साइड तो इसके ऊपर आ जाएगी, बट ये साइड क्या है? ज़्यादा हो गई या कम हो गई? मान लो ये साइड 5 है, ये 5 है, और ये वाली साइड मान लेता हूँ मैं 6 है। तो जब ये साइड इसके ऊपर आएगी यहीं तक तो पहुँच पाएगी, ये यहीं तक पहुँच पाएगी, पूरी नहीं ढक पाएगी उसे, क्योंकि वो बराबर ही नहीं है। आप ऐसे को काटोगे, ये साइड 5 है, 6 इसके ऊपर नहीं आ पाएगी। कहने का मतलब क्या है? ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसको आप एक ही तरफ से काट सकते हो ऐसे, तब ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये भी 5 ये भी 5, दोनों ढक जाएगी। बाकी और तरीका नहीं है इसको कट करने का, सिर्फ इसमें एक वर्टिकल लाइन होती है, यानी कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसमें 1। क्लियर है? इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज बनता कैसे? पहले तो इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसकी तीनों साइड अलग अलग है। अब मान लेता हूं, देखो त्रिभुज काटने के 3 ही तरीके हैं। पहला ये काटा, नाम देता हूं इसके साइड को मैं, इसका नाम है 3 और इसका नाम है 5, इसका नाम है 6 सेंटीमीटर। यहां से काटोगे 5 वाली इसको पूरा नहीं ढक पाएगी, क्योंकि जब फोल्ड होगा ना 5 वाला 3 के ऊपर आना चाहिए, तो 5 वाला 3 के ऊपर ज़्यादा बैठेगा तो भी फोल्ड नहीं हो रहा। इसको ऐसे कट करोगे आप ऐसे, तो 3 वाला 6 को नहीं ढक पा रहा, क्योंकि ये वाला तो साबुत है ना, ये ढकेगा नहीं इसको। ऐसे कट करोगे तो 5 वाला साबुत है, ये 6 को नहीं ढक पा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होती, इसलिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि सममित रेखाओं की संख्या 0 होती है। इसको बोलते हैं हिंदी में
सममित रेखाओं की संख्या। क्लियर है? तो देखो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर 3 लाइन, समद्विबाहु त्रिभुज क्या अपवाद है, इसमें 2 भुजाएं बराबर है बट लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होती है। वहीं पे विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होती, इसलिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी 0 होती है। और ऐसा ही पैरेललोग्राम है उसमें भी। ठीक है, तो ये थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं थोड़ा सा अगले टॉपिक पे। पैरेललोग्राम में मैंने आपको पहले बता दिया लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है। ठीक है, अब बारी आती है वृत्त की, सर्कल। देखो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है। जैसे मान लो मैं सर्कल बनाता हूं, ये सर्कल, ये इसका सेंटर है। इसको अगर मैं कट करना चाहूं तो मैं कहां कहां से कट कर सकता हूं? पहला मैं ऐसा जाता हूं, पूरा काट दिया। दूसरा मैं ऐसे काट सकता हूं, तीसरा मैं ऐसे काट सकता हूं, चौथा मैं ऐसे काट, ये तो भाई हर तरफ से बराबर ही कटेगा। ऐसे काटा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसा काटा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे को काटा तो ऐसे को फोल्ड हो जाएगा। हर तरीके से भाई कैसे ही काट लो सर्कल को, ये हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे काटा वो हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे काटा तो ये हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, ये हिस्सा इसके ऊपर। आप इस सेंटर से होती हुई लाइन जानी चाहिए, सेंटर से जानी चाहिए लाइन। ये सेंटर मान रखा मैंने, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मामला। ठीक है, सेंटर है। ठीक है, जैसे ये है ना, ये सेंटर, ये सेंटर है। सेंटर से आप मतलब कट करो, लेकिन लाइन सेंटर से होती हुई जाए, ऐसे नहीं कि यहाँ से काट दो तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, डायमीटर के अकॉर्डिंग काटो इसको, डायमीटर के अकॉर्डिंग काटोगे तो आपकी हर बार हिस्सा बराबर ही आएगा। इसलिए हम कह देते हैं सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है, इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि सममित रेखाओं की संख्या, सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है भाई? इसमें इनफाइनाइट, अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। क्लियर है? यहाँ तक आशा है आपको समझ आया होगा। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन है और इनके जवाब देने हैं आपको, फिर हम अल्फाबेट्स पे चलेंगे। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बोलते हैं रोम्बस को, में सममिति की कितनी रेखाएं होती है? सममिति की कितनी रेखाएं? देखो रोम्बस आर से नाम आ रहा है, रेक्टेंगल और रोम्बस आर से नाम आता है, इसमें 2 होती है। तो कितनी होती है रोम्बस में? समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, रोम्बस मीनिंग आर, तो आर से नाम है तो कितनी है? 2 होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और कौन कौन सी होती है भाई? एक ये वाली और एक ये वाली, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। ठीक है, समझ आया? अब बारी आती है यहाँ पे ज्यामितीय आकारों, समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों की 2 सममित रेखाएं होती है? किन की 2 सममित रेखाएं होती है? देखो सिंपल सा आप कोड करो सिर्फ 2 को, जहां भी 2 आ जाए वहां पे आर आएगा। ठीक है, ठीक है, आर आ रहा है। तो 2 सममिति पूछ रहे तो जिसका नाम आर से उसमें होती है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तो 3 होती है, समांतर चतुर्भुज 0 होते हैं यानी पैरेललोग्राम में 0, समचतुर्भुज रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। देखो रोम्बस में तो 2 होती है बट पैरेललोग्राम में 0 होती है। आयत तथा समचतुर्भुज यानी रेक्टेंगल एंड रोम्बस, देखो यहाँ भी आर से, ये भी आर से, तो 2 इसमें होती है, 2 इसमें होती है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। वर्ग आयत, वर्ग में होती है भाई 4 और आयत में होती है 2। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा था जिसमें आकारों की 2 सममित रेखाएं होती है, तो रेक्टेंगल और रोम्बस में होती है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद पूछ रहा है शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियां दी, एक समचतुर्भुज और एक पतंग, यानी कि एक दी रोम्बस और एक दिया आपको काइट। उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक सममित रेखाएं हैं। स्वरा ने क्या उत्तर दिया? यानी कि द टीचर गेव स्वेरा 2 फिगर्स। ठीक है, स्वेरा को 2 आकृतियां दी। ठीक है, एक टीचर है, उसने एक स्वरा है उसको, यानी कि लड़की मान लो, एक उसको 2 आकृतियां दिखाई, एक दिया रोम्बस और एक दिया काइट। उसने बोला उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक
मतलब कि सिमेट्री लाइंस हो, यानी कि मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो व्हाट डिड स्वेरा आंसर, और स्वेरा ने जो आंसर दिया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ये मान के चलो स्वेरा ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो बताओ कौन होगा, समचतुर्भुज होगा कि काइट होगा। देखो रोम्बस का नाम आता है आर से, रोम्बस का नाम आता है आर से, तो इसमें तो होती है 2, काइट में होती है एक ही डोरी, तो इसलिए इसमें होती है 1, तो ज़्यादा किस में होती है, रोम्बस में। तो नाम भी क्या बोला उसने, रोम्बस। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया, रोम्बस। क्लियर हुआ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद है निम्न में से किन आकृतियों के युग में सममित रेखाओं की संख्या समान होती है। ऐसी कौन सी आकृतियों के पेयर दे रखे हैं आपको जिसमें सममित रेखाओं की संख्या बराबर होती है, यानी कि समान होती है, बराबर होगी, जैसे समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। देखो पैरेललोग्राम और रोम्बस, पैरेललोग्राम में तो 0 होती है, रोम्बस में तो होती है। पतंग और समांतर चतुर्भुज, काइट में तो भाई 1 होती है और पैरेललोग्राम में 0 होती है, ये भी मैच नहीं करा। वर्ग और आयत, स्क्वायर में भाई 4 होती है और रेक्टेंगल में 2 होती है, ये भी मैच नहीं करा। आयत और समचतुर्भुज, रेक्टेंगल में 2, रोम्बस में 2, भाई ये दोनों मैच कर गए। तो बोला जिनमें समान होते तो ऑप्शन 4 क्या होगा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इन दोनों में 2-2 होती है। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दस मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को पूरी तरह वर्गाकार टाइलों से ढका जाना है। यह समझो 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को पूरी तरह वर्गाकार टाइलों से ढका जाना है। ठीक है, 10 मीटर भुजा का एक कमरा है, ठीक है, और कैसा है, वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप का है, और इसके फर्श पर वर्गाकार टाइलें ही लगानी है। प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या बताओ। सबसे पहला काम 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, दोनों को सेम यूनिट में ले आओ। क्या करो, या तो मीटर को सेंटीमीटर बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, जो भी आपको सलाह। मैं क्या करता हूँ, मीटर को बदल लेता हूँ। तो 10 मीटर में, चलो मीटर को छोड़ो क्योंकि गुणा कराने का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करता हूँ मैं, 100 से भाग कर देता हूँ, बन गया मीटर। तो 0 से 0 कट गई, ये हो जाएगा 10 से भाग करूँगा 0.5 मीटर आ गया। ये भुजा है इसकी, प्रत्येक टाइल की लंबाई, यानी वर्गाकार है तो भुजा ही मान ली जाएगी। और 10 मीटर उसकी कमरे की वो है, मतलब कि भुजा है, मतलब कमरा वर्गाकार है और उसकी भुजा 10 मीटर है। तो कहने मान लो ये कमरे का फर्श है, ये 10 मीटर इसकी साइड, तो ये भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा। इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 10 गुणा 10, ये हो गया 100 मीटर स्क्वायर। और एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, एक टाइल का एरिया हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगी, नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगी एरिया ऑफ, क्या बोल रखा आपका, रूम, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप का रूम बटे एरिया ऑफ ईच टाइल। तो कितना हो जाएगा, ये कितना है आपके पास 100 बटे 0.5 इंटू 0.5। तो आप जैसे कट करोगे, यहाँ डेसिमल हटाओगे और यहाँ से डेसिमल, एक डिजिट यहाँ एक डिजिट, तो 2 जीरो पर बढ़ जाएगी। तो ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 जीरो, और नीचे आ गया 5 गुणा 5। अब देखो 5 पंजे 25 कर दो, चाहे आप अपना तरीका है आपका भाग करने का। ये हो गया 10,000, और नीचे हो गया 25। 25 से 100 को काटोगे 4 बार और 2 जीरो और 400, तो कितनी टाइलें हो जाएंगी, 400 टाइलें हो जाएंगी। कितनी टाइलें हो जाएंगी, 400। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया इसका आंसर। ये तो है लॉन्ग मेथड। अब ये थोड़ा शॉर्ट में इसको समझते हैं, कैसे करेंगे हम इसको शॉर्ट में। शॉर्ट में हमें टाइलों की संख्या पूछ रखी है और इसका क्षेत्र बताइए। तो लिखो आप यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स, आप लिखो नंबर ऑफ टाइल्स होता है एरिया ऑफ रूम बटे एरिया ऑफ ईच टाइल। तो एरिया ऑफ रूम क्या है, 10 भुजा है तो 10 गुणा 10, ये हो गया एरिया। टाइल की जो लंबाई दर की 50 सेंटीमीटर है,
इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दो, ये आ जाएगा 0.5 मीटर। अब क्या करोगे आप, यहाँ से डेसिमल कट करोगे, एक डेसिमल यहाँ से कट करोगे, तो क्या करोगे आप, इसमें सिंपल सा है, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, ये हो जाएगा 100 गुणा 100 बस बटे 5 गुणा 5। ठीक है, तो अब आपके पास जो ओवरऑल आंसर बच जाएगा वो बच जाएगा, देखो 5 दूनी 10 दो बार हो गया 20, 5 दूनी 10 दो बार हो गया 20, और 2 दूनी 4 और 2 जीरो 400 टाइल्स, 400 टाइल्स। तो ऑप्शन 3 इसका राइट है। ये फॉर्मूला याद रखना, कभी भी कोई भी चीज़ निकालने को बोले तो ये फॉर्मूला आपका मेनली काम आता है। ठीक है, तो समझ आया आपको ये क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या होगा। संपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। देखो जिन दो कोणों का योग, यहाँ लिख देता हूँ, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट लाइन, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। यानी कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण, और जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे 180 अंश के लिए। यहाँ पर होगा 130 डिग्री के संपूरक कोण क्या होगा। मान लो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ये 130 डिग्री दे दिया, ये पूछ लिया, तो x पूछ रखा, मान लेते तो x पूछ रखा, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, x पूछ रखा आपसे दो कोणों का योग, तो x प्लस 130 दे रखा ना आपको, इक्वल टू 180 हो गया। भाई 130 के संपूरक कोण पूछ रखा, तो दोनों को जोड़ दो, एक x पूछ रखा, मान लो मैंने मान लिया एक कोण x है, एक कोण x है, एक 130 है, दोनों मिलकर संपूरक बना रहे हैं। तो 130 को क्या करो, उधर से माइनस में भेज दो, घट जाएगा, तो 130 में से 180 में से 30 का बच गया 50, तो 50 इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल था, इस तरीके से समझो आप इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। जब भी आपसे पूछे 130 के संपूरक कोण का मान बताओ, संपूरक पूछे ना किसी के भी, तो 180 में से घटा दो, बस इसे घटाओ, 0 में 0 0, 8 में 3 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 50। तो ऑप्शन ऐसा ही होगा 50। ऐसे करता हूँ। पूरक पूछे तो 90 में से घटा दो। अगर पूछता हो क्वेश्चन ऐसा आ जाता ये बताओ 30 डिग्री के पूरक कोण का मान क्या होगा। तो हम 90 में से 30 घटा दो, बस 90 में 30 के 50 बच गया। पूरक पूछे तो 90 में से घटा दो। कई बार ऐसा पूछ लेता है वो 30 डिग्री के पूरक तथा संपूरक कोणों के बीच का अंतर बता दो, तो आप उसके अंतर बता देना उसका। ठीक है, दोनों निकाल लो, पूरक भी संपूरक भी, फिर बड़े में तो छोटा घटा दो, अंतर निकल के आ जाएगा। तो समझ आया आपको ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं अल्फ़ाबेट्स को। अब थोड़ा सा अल्फ़ाबेट्स के बारे में जान लेते हैं और इस सिमेट्री टॉपिक भी हमारा वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारा संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हो तो यूटेट 1 का जो प्राइस रखा गया है वो 799 रुपये है। मैं यूटेट 2 का भी सेम प्राइस है, और पेपर 1 और पेपर 2 का 999 अगर आप कंबाइंड रूप से देते हो, चाहे वो SST हो चाहे मैथ्स हो। अभी हमने ये क्लासें अभी पिछले महीने 21 जुलाई से स्टार्ट की है, ज़्यादा सिलेबस नहीं निपटा है, और अभी ये कंप्लीट भी होने वाला है। तो आप जल्दी जाइए, आपको रिकॉर्डेड क्लासें भी अब आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, PDF नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े, सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप पर जुड़ें।
इसका लिंक आपको प्ले स्टोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में प्ले स्टोर पे भी इजीली अवेलेबल है। अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 9808936634 पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये ऐप का नाम है सारथी कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो अभी जाइए और कोर्स को परचेस कीजिए, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं हम AB अल्फ़ाबेट्स में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है। क्लियर है। तो थोड़ा सा अल्फ़ाबेट की तरफ चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अल्फ़ाबेट A लिखा सबसे पहले। देखो पहले मैं 2 लाइनें बता देता हूँ। एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं और एक होती है क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। आप क्षैतिज रेखाएं क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती है, इनको समझते हैं। क्षैतिज तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं, और वर्टिकली जो लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। इन दोनों को समझते हैं होती क्या क्या है। भाई देखो जो लाइन क्षैतिज हॉरिजॉन्टल है, ऐसे जो लाइन खींची जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारी क्या है क्षैतिज रेखाएं। और जो ऐसे खड़े में खींची जाएगी ऐसे, ये सारी क्या है वर्टिकल लाइन है। जो ऐसे खड़ी खींची जाए वो वर्टिकल, और जो लेटे में खींची जाएगी वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाती है आपकी। इन्हीं लाइंस का यूज हम क्या करेंगे, ABCD यानी कि A to Z अल्फ़ाबेट्स में हम लाइन ऑफ सिमेट्री का पता करेंगे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो पहले देखते हैं अल्फ़ाबेट A में। अल्फ़ाबेट A को A की तरह से बनाओ जैसा बनता है, ठीक है। ऐसे बना गया A। अब देखो इसको मैं कहां से कट करूं कि दोनों इससे बराबर है। इसको मैं ऐसे कट कर सकता हूं, ठीक है। ऐसे कट करने पे क्या होगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा एक जैसा बचेगा और ये आपस में क्या हो जाएगा, फोल्ड भी हो जाएगा। क्लियर है। बाकी ऐसे कट करो, देखो ऐसे कट करने के बावजूद ये दिखेगा कैसा, देखो ये ऐसा दिखेगा, इधर वाला हिस्सा दिखेगा इसका ऐसा, और इधर वाला हिस्सा दिखेगा इसका ऐसा। देखो दिख रहा है ना एक जैसा दोनों हिस्से। इसका शकल ऐसे घुमा दो तो एक जैसा दिखेगा। तो इसके अंदर लाइन देखो, अगर इधर से काटूंगा ना, अगर मैं इसको A को ऐसे काट दूं, अगर मैं इस A को ऐसे काटूं तो ऊपर वाला दिखेगा ऐसे और नीचे वाला दिखेगा ऐसा, ठीक है। साथ में अगर इसको भी आधा आधा ऊपर का मिला दूं, इसका आधा आधा ऐसे ले लूं तो भी ऐसे दिखेगा। तो क्या एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं हम A में जो ABCD का अल्फ़ाबेट A है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होती है 1। और 1 भी क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। इसको बोलते हैं वर्टिकली लाइन, वर्टिकली लाइन। दूसरा आता है B। ऐसे बन गया B। अब B को कहां से कट करूं, मैं B को देखो ऐसे कट कर सकता हूं हॉरिजॉन्टली। तो देखो जब ऐसे कट करूंगा तो ऐसे बनेगा B, दोनों इससे एक जैसे। अगर B को मैं ऐसे कट करूं तो आगे वाला हिस्सा तो ऐसा दिख रहा है और पीछे वाला हिस्सा ऐसा दिख रहा है। तो क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं है। सममित है, नहीं है सममिति। तो यहीं से कट करने पर तो इसके अंदर भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। इसके बाद बारी आती है C की। C को कैसे कट कर सकता हूं मैं, C को कट कर सकता हूं मैं यहां से बस। तब ऊपर वाला ऐसा, नीचे वाला है, सॉरी 1 मिनट, सॉरी तो C बन गया। ऊपर वाला ऐसा और नीचे वाला ऐसे लगभग, ठीक है। क्लियर है। थोड़ा लंबा बन गया, यानी कि ऐसे दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। बारी आती है D की। D को कैसे कट कर सकते हो आप, D को ऐसे कट कर सकते हो A की जगह से। तो ये बन जाता है ऐसे और दूसरा बन जाता है ऐसे। तो दोनों इससे एक जैसे आ जाएंगे, तो इसमें भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब बारी आती है E की। E में कैसे करोगे आप, E ऐसे बनता है,
ठीक है, ये कैसे बनता है, ऐसे बनता है। इसको कहाँ से कट कर सकते हो आप, इसको देखो यहाँ ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो कहीं से नहीं होगा, यहीं से कट होगा ये। अब देखो ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा ऐसे, ये पतला है आधा, इसको ऐसे काटा इतना बारीक कि थोड़ा ऊपर बच गया, थोड़ा बीच वाला नीचे बच गया, और यहाँ वाला बचेगा ऐसे बचेगा। तो एक जैसा दिख रहा है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें 1 हो गई। क्लियर हो गया, इसमें कितनी हो गई 1। इसको पूरा ही कर देता हूँ, मिला इसमें कितनी हो गई 1 हो गई। अब बारी आती है एफ की। एफ को तो भाई साहब कहीं से कट करो आप, यहाँ से कट करोगे तो ऊपर वाला अलग दिखेगा, ऐसे कट करो तो अलग, तो इसमें होती है 0। जी, जी को भी कहीं से कट करो 0। एच, एच को कट करोगे आप, थोड़ा बड़ा बनाते हैं एच को, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। ये एच, इसको देखो कट करने के कहीं तरीके, पहला ऐसे कट करो तो एक हिस्सा तो ऐसे बचेगा, दूसरा ऐसे, तो पहली लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरा इसको ऐसे कट करोगे आप बारीक बारीक, तो एक हिस्सा तो ऐसे बचेगा इसका, यहाँ से कट करा ना आपने, 1 मिनट, एक हिस्सा तो इसका ऐसे बचेगा, और दूसरा हिस्सा इसका ऐसे बचेगा क्योंकि ये जो बीच में जो मोटाई थी ना इसकी, ये वाली लाइन थी जो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन थी जो, ये मोटी थी, इसको मैंने बीच से बिल्कुल पतला पतला काटा, जैसे पेन इसको बिल्कुल ऐसे पतला पतला काटा, तो आधा पतला हिस्सा तो ऊपर, आधा पतला हिस्सा नीचे, तो ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ABCDEFGH I। इसके बाद बात आती है आई की। आई को कहाँ से कट करोगे तो इससे बराबर बच जाए इसके, पहला हिस्सा इसको यहाँ से कट करोगे, ऊपर वाला बचेगा ऐसे और नीचे वाला बचेगा ऐसे। दूसरा अगर इसको बारीक बारीक ऐसे कट कर दो तो भी देखो ऐसे बच जाएगा, ये ऐसे बचेगा। ये बीच वाली लाइन तो आधी आधी आ जाएगी, पतली पतली, ये ऐसे, उधर का ऐसे। तो इसमें भी कितनी हो जाती है लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ABCDEFGHI J, जे को बनाओ, जे को कहीं से भी कट करोगे भाई 0 आएगा, यहाँ से कट करो नीचे ऊपर का एक जैसा नहीं है, ऐसे कट करोगे इधर का गोल है उधर का नहीं है। आई जे के। इसके बाद बात आती है के की। के बनाते हो आप ऐसे, के में देखो आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो नहीं बनेगा, लेकिन ये वाली करोगे आप, हॉरिजॉन्टली करोगे तो देखो ऊपर का हिस्सा ऐसे और नीचे का हिस्सा ऐसे, लग रहा है एक जैसा, खड़ा कर दोगे ऊपर के जैसा लगेगा। तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है, 1। ABCDEFGHIJKL। फिर बारी आती है एल की। एल में 0 हो जाएगी भाई, देखो इसका नीचे वाला अलग है, ऊपर वाला अलग है, इसको यहाँ से कट करो तो भी अलग अलग दिखे, ऐसे कट करो तो भी अलग अलग दिखेगा। एम, एम में क्या करोगे आप, एम में आप ऐसे कट कर सकते हो सिर्फ इसको एक जगह से, तो इधर का हिस्सा ऐसे और इधर का हिस्सा ऐसे, तो एक जैसा दिख रहा है। तो एम में कितनी हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 हो जाएगी। एम, एन, एन को कहीं से कट करो नहीं कटेगा, 0। ओ, ओ देखो अगर सिंपल ओ को बिल्कुल सर्कुलर माना हुआ है, ठीक है, ओ को कहीं से भी कट कर सकते हो आप, बिल्कुल सर्कल जैसा, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, तो इसमें होती है इनफाइनाइट। कितनी होती जाती है, इनफाइनाइट, अनंत हो जाती है। कितनी हो जाती है, अनंत। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो शेप बचे उनको ऊपर करते हैं, 5, 10, 15 हो गए, 10 बच गए। तो 10 इसके बाद देखते हैं, इनको रब कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओ, अब आ जाते हैं पी की। मैं लिख देता हूँ पहले पी, सारी पूरी ABCD लिख देता हूँ। ओ पी क्यू आर एस
T U V W X Y Z। P को कहीं से भी कट करो नहीं होगा एक जैसा जीरो, Q को भी कहीं से कट करो नहीं होगा एक जैसा जीरो, R को भी कहीं से कट करो नहीं होगा जीरो। बाकी देखो, बाकी पे आओ, बाकी अगर आप S को कट करोगे, आप S को कट करो देखो यहाँ से, बाकी जगह से नहीं होगा तो इसमें एक। T को कहाँ से कट कर सकते हो आप, देखो यहाँ से कट करोगे पतला 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 पतला, तो एक हिस्सा तो ऐसे आएगा, दूसरा हिस्सा ऐसे आएगा, तो इसके अंदर हो जाती है एक। बाकी इसको ऐसे कट करोगे तो नहीं आएगी, तो इसके अंदर हो जाती है लाइन ऑफ सिमेट्री 1। U को अगर आप ऐसे कट करोगे तो ही कटेगा, तो इसमें 1। V को आप ऐसे कट करोगे तो ये भी दोनों इससे, एक ऐसा दूसरा ऐसा, इसमें भी मैं लिख देता हूँ 1 है। W को अगर आप ऐसे कट करोगे तो ये कटेगा, तो इसमें भी कितनी आती है 1। X को देखो, आप X को एक तो ऐसे कट कर सकते हो, एक ऐसे कट कर सकते हो, इसमें हो जाती है 2। Y को देखो आप ऐसे कट कर सकते हो बिल्कुल, तो एक हिस्सा बन जाएगा ऐसे और दूसरा हिस्सा बन जाएगा ऐसे, तो इसमें भी कितनी आती है 1। Z का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि Z में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि Z के अंदर कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने लाइन्स ऑफ सिमेट्री को समझा। कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और अगला टॉपिक हमारा मेंसुरेशन रहने वाला है। इससे पहले हम एक सर्कल को भी स्टडी करेंगे, सर्कल से प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सर्कल के एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, इसकी सरकमफेरेंस। तो तब तक हमारे चैनल से बने रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले आपको मिलता रहे। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा एक और मैथ्स का चैनल है, अगर आप उससे भी जुड़ना चाहते हैं तो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं 9, 10, 11, 12 की, तो हमारे मैथ्स टेक साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैथ्स टेक साइंस, ठीक है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू। आज के लिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम कल की क्लास में मिलेंगे। तो धन्यवाद। हर हर महादेव। थैंक यू।